अच्छा भाई, सो फार हमने अब तक जो है अपने FAR 2 के कोई कुल मिला के 2 टॉपिक्स कवर किए हैं, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द न्यू जॉइनर्स। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर मैंने एडमिशन इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मैं वेट कर रहा था या वेट कर रही थी कि मेरे पेपर पास हो जाए या नहीं हो जाए। तो अब वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी वो ज्वाइन कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई हमारे पेपर अब पास हो गए तो हम लेक्चर लेंगे। अब सही है, तो वो अपने हिसाब से चल रहे थे। बता दूं कि ऑडिट की तरह इसमें ऐसा नहीं है कि आप अभी कनेक्ट नहीं कर सकते। ऑडिट में तो ऐसा है ना कि अगर आपने फॉर एग्जांपल पिछली क्लासेस नहीं ली हुई तो आप आगे की क्लास ले ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल सी बात होती है, क्योंकि आपकी बेसिक्स ही नहीं बनी हुई होती हैं। उसमें एक एक चीज़ आपको इतना डिटेलिंग करके लानी होती है। FAR 2 या अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है कि इसमें पीछे से कोई किसी टॉपिक का ताल्लुक नहीं होता। तो स्पेशली जो आज मैं टॉपिक शुरू करा रहा हूँ मेरा फेवरेट है, मेरे हुक्म के 1 के 4 हैं, कंसोलिडेशन, डेफर्ड टैक्स, IFRS 9, लीजेस 15, बल्कि 5, उसमें से 2 हम कर चुके हैं, तीसरा ये है। तो मैं जितना पागल ऑडिट के लिए हूँ ना उतना पागल इस सब्जेक्ट के लिए हूँ, क्योंकि ये भी मेरी अना का मसला है। क्योंकि ये भी 1 से 1.5 पेज का सवाल आता है, बच्चों को मुश्किलात होती हैं। पर मैं ये चाहूँगा कि जिस तरीके से मैं FAR 1 में कैश फ्लो को लेकर चलता हूँ ना कि कुछ याद नहीं करना होता, यहाँ पे भी इंशाल्लाह ऐसा होगा कि कुछ याद नहीं करना होगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं बगैर वेस्टिंग टाइम। और कोई बच्चा पूछे कि सर बाकी टॉपिक्स के क्या करेंगे, भाई 2 ही हुए हैं, पास पेपर के साथ हुए हैं, थ्योरी की रीडिंग के साथ हुए हैं, जो नए एडिशंस हुए हैं वो भी हो चुके हैं, वो आपको वहाँ से देखना होगा रिकॉर्डिंग से। मैं उसका आज शाम तक प्लानर दे दूँगा। तो जिसने अगर पिछला कवर करना है तो वो प्लानर के तहत अपने लेक्चर को प्लान करे और वो कवर करते करते साथ आ जाए। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि वो ये नहीं ले सकता, ये शाना बशाना साथ साथ चल सकता है। इसके अंदर मैं हरकतें करूंगा पिछले टॉपिक्स की भी मिक्स करके पूछूंगा, पर तब तक आपके वो लेक्चर कंप्लीट हो जाने चाहिए। एग्रीड है भाई? ये मत कहना कि सर इसमें आपने मुश्किल बना दिया, तो ये भाई एग्जामिनर भी यही पूछ रहा है मिक्स करके, तो हम भी सीखेंगे मिक्स करके। अगेन मैं अब यहाँ पे वो वाली चीज़ें पहले वाली तब डालूंगा जब मैं ये मेक श्योर कर लूँगा कि आपने पिछला कवर कर लिया। तो आज आपको प्लानर भी अकॉर्डिंगली मिलेगा कि जितना मैं पीछे का कवर कर लूँगा तभी मैं जाके इसको इस सवालात में डाल के तुमसे टेस्टिंग करूँगा, ताकि हम भूलें नहीं। एग्रीड है भाई? चलें ओके, बिस्मिल्लाह करते हैं। मुश्किल तरीन टॉपिक की येट सो इंटरेस्टिंग। मैं अगर आपसे पूछूं कि कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, तो मैं पहले इसकी डेफिनेशन पे गया, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कंसोलिडेशन का मतलब ये है प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। क्या बोला मैंने? प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ, सही, ये बहुत हैवी आ गया, पहले एक एक करके ना कहानी में समझाया। मैंने कहा एक एक करके बात करते हैं। मैंने कहा अज्यूम करें ये एक बंदा है, ये ओनर है, इसका नाम है मिस्टर ए। ये ओनर इस कंपनी का मालिक है। इसके पास इस कंपनी के कितने % शेयर्स हैं? 100%। अच्छा, इसमें कोई 2 राय तो नहीं है ना? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये मिस्टर ए जो है इस पेरेंट एंटिटी को कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल का मतलब ये है ना कि इसके डिसीजन के बगैर पेरेंट में कुछ हो ही नहीं सकता, इसके डिसीजन के बगैर इस कंपनी में कुछ हो ही। अच्छा, यानी हमने कहा कि भाई हम अभी बात कर रहे हैं एक इंडिविजुअल बंदे की, वो कौन है? मिस्टर ए। मिस्टर ए इस कंपनी में, जो कि हम नाम देते हैं यहां पे, ये है कंपनी ए, कितने % ओन करता है? 100% ओन करते हैं। कोई आपसे पूछे इस कंपनी ए को कंट्रोल कौन करता है? मिस्टर ए करते हैं। अच्छा, अब इसने इसमें पैसे लगा दिए, इसके अपने एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह सब होंगे। इसने क्या किया? इस पेरेंट ने यानी इस कंपनी ने उठा के इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, और वो भी कितने % शेयर्स खरीदे? 100% शेयर्स खरीदे। अच्छा, आप जरा एक बात समझते हैं। मैं आपसे पूछूं मिस्टर ए क्या कंपनी ए के मालिक हैं? अच्छा, कैसे पता? 100% शेयर होल्डिंग रखी हुई है। अच्छा, क्या ये जो कंपनी ए है कंपनी बी की मालिक है? कितने %? अच्छा, यानी हम जब कंपनी बी का, प्लीज सुनिएगा मेरे बच्चों, जब कंपनी बी का मैं शेयर होल्डर रजिस्टर खोल के देखूंगा तो उसके अंदर जो 100% शेयर्स हैं वो किसके नाम पे होंगे? कंपनी ए के। पहले बताओ यहां तक अलाइंड हो?
बिल्कुल। अच्छा, हमने फिनोमिना क्या बनाया है, एक बंदा है मिस्टर ए, वो कंपनी ए के कितने फीसद शेयर्स ऑन करता है, उसके अपने नाम पे। फिर कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, आपको पता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी के अपने नाम पे होते हैं। इस कंपनी ने क्या किया, इसके पास कैश पड़ा हुआ था, इसने कैश यूज करके एक और कंपनी में शेयर्स खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट कर ली। कौन सी कंपनी? कंपनी। तो क्या हम ये कह सकते हैं, अगर मैं इसमें दो राय ना रखूं, कोई भी कंफ्यूजन के बगैर, और कोई भी कंफ्यूजन हो हाथ के हाथ पूछना, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मिस्टर ए हैं, कंपनी ए और कंपनी बी दोनों के मालिक हैं? कैसे? क्योंकि आप यूं नहीं कहते सर कि कंपनी ए जो है वो फुली ओन्ड है मिस्टर ए की। हम अकाउंटिंग मिस्टर ए की करते हैं या कंपनी की करते हैं? कंपनी की। तो कंपनी ए तो जाहिर सी बात है पूरी की पूरी मिस्टर ए की है। अब कंपनी ए में जितना भी पैसा पड़ा हुआ था, जो सरप्लस था, उसने उठा के जाया नहीं किया, एक और कंपनी खरीद ली। वो क्या नाम है उसका? कंपनी बी। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो कंपनी ए है वो कंपनी बी को कंट्रोल करती है? वापस से, कंपनी ए है वो किसको कंट्रोल करती है? तुम्हें कैसे पता? 100% शेयर्स किसके पास हैं? अच्छा, तो अब इसको जरा उर्दू तर्जुमा करते हैं। कहा यह जाता है कि कोई कंपनी अगर किसी कंपनी को कंट्रोल करे तो वो कहलाती है पेरेंट। कोई कंपनी अगर किसी कंपनी को कंट्रोल करे तो वो क्या कहलाती है? पेरेंट। और जो कंपनी कंट्रोल की जा रही है वो कहलाती है सब्सिडरी। पहले बताओ, बात समझ आती है? पक्की बात है। बेसिक बात की है, डेफिनेशन से शुरू किया है, कोई इसमें मैंने रॉकेट साइंस नहीं बोली है, सिंपल। कोई आपसे चलते फिरते पूछे कंपनी ए का मालिक कौन है? मिस्टर ए। कंपनी बी का मालिक कौन है? कंपनी है। और इफेक्टिवली दोनों कंपनीज का मालिक कौन है? मिस्टर ए, क्योंकि इसी का पैसा था ना, और इसने आगे किया तो यही दोनों कंपनी का मालिक है। पर एक बात याद रखना, कंपनी बी में जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसने डायरेक्ट नहीं की, अपनी कंपनी के जरिए की है, अपनी कंपनी के जरिए की है। पहले बताओ, ये पूरा गेम समझ आता है? अच्छा, अब यहाँ पे कंपनी ए मिस्टर ए की है, तो जो चीज कंपनी ए की होगी वो मिस्टर ए की होगी, यही है ना? बात तो यही है कि जो चीज कंपनी ए की होगी वही मिस्टर ए की होगी। यही हम सीख रहे हैं, यही हमने लॉजिक डेवलप की है अभी तक, बेसिक। अच्छा, फिर वापस ऊपर आ गया मैं, और ऊपर की डेफिनेशन को वापस रीड करने से पहले आप मुझे 2-3 चीजें क्लैरिफाई करते हैं तो मुझे मजा भी आए। पहला सवाल मेरा आपसे, पेरेंट कौन है? कंपनी है जो किसी कंपनी को कंट्रोल करे। अच्छा, सब्सिडरी कौन है? जो कंट्रोल हो ही जाती है, ऐसा ही है। अच्छा, अब कंसोलिडेशन का टॉपिक क्या कह रहा है? वो कह रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ, मैंने कहा बता दो ग्रुप क्या होता है? वो बोल रहा है ग्रुप होता है पेरेंट और सब्सिडरी का कॉम्बिनेशन। पेरेंट और सब्सिडरी का कॉम्बिनेशन। अब इसको यूं रीड करते हैं तुम्हारी आसानी के लिए। अगर मैं इसको यूं रीड करूं ट्विस्ट करके, प्रेजेंटेशन ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी एज अ सिंगल एंटिटी, प्रेजेंटेशन ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी एज अ, ताकि मिस्टर ए को अपनी पूरी मालियत पता लग जाए। क्या ख्याल है? देखो, कंसोलिडेशन, यू नीड टू प्रेजेंट अ ग्रुप एज अ, तो मैं आज के बाद आपसे पूछूं ग्रुप कौन होता है, क्या होता है? आप बोलेंगे पेरेंट और सब्सिडरी का कॉम्बिनेशन। तो मैंने कहा सर फिर कंसोलिडेशन क्या होती है? इन दोनों को एक करके प्रेजेंट कर दो पूरी मालियत, कंसोलिडेटेड मालियत, एग्रीगेटेड मालियत, उसको हम क्या कहते हैं? कंसोलिडेशन। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर कंपनी ए की 5 कंपनियां भी होनी चाहिए, तो कंपनी ए अपने अकाउंट्स नहीं बनाएगी, कंपनी बी नहीं बनाएगी, सी नहीं बनाएगी, डी ई एफ नहीं बनाएंगे, तो इन सबको मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स। क्या बन जाएंगे? पहले बताओ, बेसिक फर्क समझ आता है कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय कंसोलिडेशन? तो आप आज के बाद ये बोलेंगे कि सर कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि मैं प्रेजेंट करूंगा ग्रुप को एज अ, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा कि ग्रुप के अंदर क्या आता है? पेरेंट और उसकी, तो जो पेरेंट है जाहिर सी बात है उसने जो अपनी सब्सिडरी बनाई है वो उन सबको कंट्रोल कर रहा है। तो अगर जो अल्टीमेट मालिक है वो तो उन सबका भी मालिक है ना,
तो अगर उसको अल्टीमेट मालिक को अपनी टोटल क्यूमुलेटिव वेल्थ देखनी है तो वो क्या करे, अलग अलग देखे या कंसोलिडेटेड करे? पर पहले तो अलग अलग हिसाब बनेगा, अलग अलग हिसाब बनने के बाद जो एक कंसोलिडेटेड होगा वो इसके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी। किसके लिए? मिक्सचर ए के लिए। तो पहले बताओ क्या सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन की डेफिनेशन समझ आती है? हमने बेसिक बुनियादी बात की, जैसे हमने लीज किया तो लीज में बुनियादी बात की थी होता क्या है, IFRS 9 में बात की थी बुनियादी बात की होती क्या है, कौन कौन सी अकाउंटिंग कैसे होती है। यहां पे भी डेफिनेशन से शुरू कर रहे हैं कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय कंसोलिडेशन। तो चलो अब मुझे बताओ कंट्रोल कैसे आता है? कि आप जब किसी और कंपनी के 100% शेयर एक्वायर कर लें अब तक, सही है, तो अगर जो कंपनी कंट्रोल कर रही होती है उसको मैं अंग्रेजी में क्या कहूंगा? पेरेंट कंपनी। और जो कंट्रोल की जा रही है सब्सिडियरी कंपनी। इन दोनों को क्या कहते हैं? ग्रुप। और इन दोनों के एफएस मिला के बना दूं, ये तो लिखा है प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ। प्लीज सिर्फ यहां तक कॉपी करो तो आगे लेके चलता हूं, जो साथ साथ कॉपी करेंगे साथ साथ आगे लेके चलेंगे, पर स्पीड में, जल्दी। बिल्कुल मानिया ऐसा है क्या? मानिया सही कह रही है सर, शेयर होल्डर की टोटल वेल्थ पता लगती है आपको, और वही देख रहे हैं हम। ये PDF बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पर अगर मेरे वक्त में भी अगर ये PDF वाले चक्कर होते ना तो मैं कभी भी PDF पे रिलाय नहीं करता। अपनी चीज़ें लिखी हुई ज़्यादा चीज़ समझ आती हैं। और फिर आप रिवीजन तो उससे करते हैं, मैं बच्चों को देखता हूँ फिर लेक्चर लेके बैठे होते हैं, रिवीजन कर रहा हूँ। अबे भाई क्यों कर रहा है रिवीजन? आखिरी दिन में सिर्फ आपने अपने नोट्स घुमाने होते हैं, रिवीजन उससे होता है। फिर बच्चे अभी देखना आखिर में मर रहे होंगे ऑडिट में भी, सर वो PDF नहीं मिल रहा। अबे तो भाई लिखा क्यों नहीं फिर उस वक्त? ये मुसीबत है। तो वो भी सही है, तो उसके लिए PDF अभी तुम्हारे पास मैसर नहीं है ना, तो डबल टाइम लगाना पड़ेगा, उसको अवॉइड करें, ये कहना चाह रहा हूँ जी। नहीं अभी आगे उसमें रद्द बदल ला रहा हूँ ना, अभी तो आगे बेसिक बात की ना ताकि सीधा सीधा समझ आए। कंसोल में सब आ सकते हैं, IAS 21 आ सकता है, IFRIC आ सकता है, वो तो मैं फिर कवर कराऊंगा ना साथ। एग्जामिनर तो वहाँ तक पहुँचा नहीं है ना जितने मेरे सवाल हैं बुक में। आई डोंट नो तुम लोगों ने देखे नहीं देखे, पर 70-60 सवाल हैं एक टॉपिक के, सिर्फ प्रैक्टिस के, सिर्फ प्रैक्टिस के। तो इफ़ यू कीप ऑन सॉल्विंग दैट क्वेश्चंस आपकी ज़िंदगी वहीं तबाह हो जाएगी। कंसोल में नया नहीं, ECL हुआ था ना, तो अब नया हम ऐड करेंगे इसमें सवालात की मद में, जो ऑब्वियसली टेस्टिंग लेवल भी यही होता है ना कि वो तो हमेशा नई चीज़ पूछेगा। तो अभी देखते हैं आगे इंशाल्लाह। अच्छा कंसोलिडेशन कौन सा IAS है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये IFRS 3 और IFRS 10 का कॉम्बिनेशन है, लिख लो अपने पास। IFRS 3 एंड IFRS 10 का कॉम्बिनेशन है। IFRS 3 एंड IFRS 10 का कॉम्बिनेशन है, सही है भाई? चले आगे। अच्छा अब मैंने सिर्फ समझाने के लिए, प्लीज सुनना, अगर मुझे कंसोलिडेटेड एफएस बनाना है तो मैं क्या करूं? पेरेंट के एसेट्स को मिला दूं और सब्सिडरी के, तो जो रिजल्टिंग फाइनेंशियल्स बनेंगे, जो नतीजा आएगा, उन फाइनेंशियल्स का क्या नाम होगा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर इतना आसान होता तो ये तो यहीं खत्म हो जाता, पर ये तो सिर्फ समझने के लिए है कि डेफिनेशन क्या है, कि यू नीड टू प्रेजेंट अ ग्रुप एज अ, एंड व्हाट इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप? पेरेंट एंड ऑल इट्स सब्सिडरीज, पेरेंट एंड ऑल इट्स सब्सिडरीज। पहले बताओ यहां तक की क्लैरिटी है? पक्की बात है, आगे सुनते हैं। फिर मैंने यहां पे लिखा हाउ कंट्रोल इज स्टेब्लिश्ड। कंट्रोल आता कैसे, तो इसकी एग्जांपल देते हैं। पहले कहा व्हेन एन एंटिटी ओन्स 50% प्लस शेयर स्टेक ऑफ अनदर एंटिटी। अगर
कंपनी ए ने, अब थोड़ा सा बाद में देखो चेंज कैसा लाता हूँ, पहले बताओ कंसोलिडेशन का मतलब समझ आ गया। अब आगे चल रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कंट्रोल कब आएगा। देखो जब कंट्रोल होगा तो ही कंसोलिडेशन होगी, अदरवाइज आपकी हिम्मत कैसे हो सकती है कि किसी और कंपनी को अपने में मिला के दिखा दो, नहीं हो सकती ना। वो कब होगा, क्या आप बोलोगे सामने वाली कंपनी के हर एक एसेट पे मेरा कंट्रोल है, तो होगा ना। तो पहले ये तो डिटरमाइन कर लो कंट्रोल आता कैसे है, इसी की बात कर रहे हैं अभी। अब तक सीखा था कंट्रोल कैसे आता है 100% शेयर्स पे, अब मैं उस बात को क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। कैसे, जो रियल बात है, आओ फैक्ट बताते हैं तुम्हें। इधर मुझे बात बताओ, आप मैं सब शेयर होल्डर्स हैं, मैं 50.5% शेयर्स लेके बैठा हुआ हूं। कितने, आप लोग बातें कर रहे हो, लड़े जा रहे हो, ये करना चाहिए ये करना चाहिए, मैं बैठ के शीशा लगा रहा हूँ, खाना पीना कर रहा हूँ। मैंने कहा हो गया सबका, ये होगा क्या, चलेगी मेरी बात? क्यों? मेरे पास 50% प्लस हैं। अच्छा सामने वाले सारे मिल गए, हाँ 49.5 है उनके पास, 49.5 सारे खड़े हो गए एजीएम के बाहर, नहीं भाई हमारी चलेगी। मैंने कहा चल ही नहीं सकती, क्यों? मेजॉरिटी मेरे पास है। पहले बताओ कंट्रोल का मतलब समझ आता है कि अगर मेरे पास किसी कंपनी के 50% प्लस शेयर्स हैं, 50% नहीं, 50% पे तो फिर कुछ भी हो सकता है ना, कंट्रोल तो नहीं है। वो सारे 50 मिलके होगा तो आधा आधा हो गया, तो फिर वो तो कंट्रोल तो नहीं कहलाया। तो स्टेक का मतलब है आपके शेयर्स, आपका हिस्सा। अच्छा मुझे बताओगे किसी कंपनी में मेरा हिस्सा और शेयर्स ओवरऑल शेयर्स के मुकाबले 55% है, तो क्या मैं उस कंपनी का मालिक हूँ? मालिक तो एक शेयर पे भी होता हूँ, पर क्या मैं कंट्रोलिंग मालिक हूँ? पक्की बात है। अच्छा कंट्रोलिंग मालिक कैसे पता लग रहा है? 50%। अच्छा आप सुनना, तो अब मुझे ये बात समझ आ रही है कि अब मैं जिस कंपनी में 50% ज़्यादा शेयर होल्ड करता हूँ ना, 50% ज़्यादा, उसको मैं कर रहा हूँ कंट्रोल। वो मेरी क्या बन गई, मैं कौन हूँ उसका? तो मैं क्या कंसोलिडेटेड एफएस बनाऊंगा, प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी, पर उसमें दो हिस्से होंगे, एक मेरा हिस्सा और एक बाकी शेयर होल्डर्स का। वो कैसे होगा सिखाया नहीं है, सिर्फ अभी माइंड मैपिंग चल रही है कि कंसोलिडेशन असल में होती क्या है। बात समझ आई? यानी इन ऑर्डर टू डू कंसोलिडेशन यू नीड अ कंट्रोल, एंड हाउ कंट्रोल इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन एंटिटी ओन्स 50% या 50% plus 50% plus shares of another entity, and if I am owning 50% plus shares of any entity, then means that that company is my, and I am, I need to prepare consolidated FS in order to show the total value of the group to the asal owner. असल ओनर कौन है मिस्टर ए? क्लियर है? बात समझ आती है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, इसमें कोई शक शुबा? बिल्कुल बेसिक बेसिक बच्चों की तरह तो मैं सिखा रहा हूँ एक एक चीज़, जल्दी बताओ। क्लैरिटी है? मुझे अकाउंटिंग तक पहुँचाना है, आज का ये टारगेट है, जल्दी, क्योंकि आप हम एक हाई लेवल बात तो कर रहे हैं, पहले कंसोलिडेशन की दुनिया में एंटर हो रहे हैं। चलें, बेहतरीन हो गया, आगे सुने। फिर मैंने कहा यार ये एग्जाम्पल मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये तो मैं ऑडिट करता हूँ, ये तो एग्जाम्पल बड़ी अच्छी है। मैं तुम्हें बताता हूँ, कितने लोग ये जानते हैं कि जो PTCL है पहले कंपनी नहीं थी, कॉरपोरेशन थी? नहीं पता? नहीं पता, चले ओके। PTCL पहले ना गवर्नमेंट ओन एंटिटी थी, गवर्नमेंट की 100% शेयर होल्डिंग थी इसमें, एग्रीड? अच्छा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि भाई इतनी बड़ी कंपनी का जो टेलीकॉम का एक्सपीरियंस है वो जो है गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई यार अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, हम कैसे करें इसको? तो फिर एक कंपनी ज़िंदगी में एंटर होती है, एतिसलात। अच्छा ये है दुबई की कंपनी, ये इतनी बड़ी कंपनी है, इसकी हर मुल्क में एक कंपनी है। वोडाफोन भी कुछ हद तक ये ओन करता है, मतलब खैर भाई वो बात बता रहा हूँ, पर वैसे डिलीट भी कराना पड़ेगा इसको, खैर एनीवेज। ये जो है ना इस हद तक इतनी लार्जर स्केल पे कंपनी है।
तो ये तो दुबई में बैठी हुई है, बाकी सारी कंपनीज को कैसे ओन कर सकती है एज ए सब्सिडरी, और कंट्रोल भी कर सकती है 50% से। क्या बोला इसने 50% से? इसने ये बोला, सही बोला, पर इसने पाकिस्तान में गेम अलग कर दी, पता है क्या? सुने सुने सुने, इसने पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा आप तो वैसे ही फारिग चल रहे हैं, आपको तो वैसे ही नहीं पता कि टेलीकॉम बिजनेस कैसे चलता है, वी आर द एक्सपर्ट। तो एतिसलात दुबई ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये कहा कि सही है यार, आप शेयर्स अपने पास रखें, डिविडेंड आएगा ना आपको ज़्यादा मिलेगा, अल्लाह की कसम आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जितने जिसके शेयर्स होते हैं उतना डिविडेंड होता है। तो राइट टू रिटर्न अलग होता है, राइट टू कंट्रोल अलग होता है, राइट टू रिटर्न, राइट टू कंट्रोल अलग होता है, ये बात है। अब आगे सुनेंगे तो गेम तो यहाँ पर है। एतिसलात ने कहा कि भाई हमें दे दें आप 27% शेयर्स, पर हम इन्वेस्टमेंट तब करेंगे आपकी कंपनी के अंदर जब आप मुझे देंगे कंट्रोल। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही हमने तो ये पढ़ा है भाई 50% प्लस पे कंट्रोल होता है। किस पे होता है? 50%। तो ये कह रहा है नहीं भाई, कंट्रोल आपको हम दे ही नहीं सकते, मैं अपना पैसा क्यों डुबाऊं जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। आप आज और मैं बैठ के ना एग्रीमेंट करते हैं, आज आप और मैं बैठ के, अच्छा उसको हम कहेंगे शेयर होल्डर एग्रीमेंट। उसमें लिखा जाएगा कि इवन दो मैं 27% का मालिक हूं, बस चलेगी मेरी। तो मैंने कहा उसके लिए क्या किया जाए? उसने कहा कि हमारे होंगे टोटल 9 डायरेक्टर, जिसमें से 5 होंगे और 4 किसके होंगे? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। अच्छा, अब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई भी डिसीजन लेंगे, किसके डायरेक्टर्स की सुनी जाएगी? क्यों? अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, ये तो फिर वोटिंग कुछ भी नहीं होगी, फिक्स हो गया? फिक्स हो गया ना? कैसे फिक्स हुआ हुआ है? शेयर होल्डर एग्रीमेंट। अच्छा, आप मुझे बताओ कंसोलिडेशन एतिसलात करेगा? यस करेगा, फिर वो कंट्रोल करता है। वो बोलेगा हर एक एसेट पे मेरा कंट्रोल 100% है। बात समझिएगा मेरी, हर एक एसेट के ऊपर जो मेरा कंट्रोल है वो कितना है? बट राइट टू रिटर्न 27% है। अगर पीडीसीएल डिविडेंड देगा ना, मुझे कितना मिलेगा? 27%। और बाकियों को गवर्नमेंट ही है ना बाकी। तो अगर बाकी गवर्नमेंट है तो आप ये कह सकते हैं कि कोई कुल मिला के 73%, 73% किसको मिलेगा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो क्या उसने अपना राइट टू रिटर्न गवा दिया या कंट्रोल गवा दिया? तो स्टैंडर्ड ये कहता है वो बंदा अपनी एसेट अपनी किताबों में एसेट दिखाएगा जिसका कंट्रोल है, तो बाकी हिस्सा दूसरों को दिखाया जाएगा। कंट्रोल पूरा है मेरा, एसेट्स मेरे पास आएंगे तो उसके कितने हिस्से बनेंगे एसेट्स के? एक एतिसलात का और एक पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। कैसे होगा? अभी अकाउंटिंग नहीं सिखाई, एक व्यू बता दिया। यानी कोई कल को मैं बोलूं कि भाई अगर मैं फॉर एग्जांपल एक कंपनी को 27% ओन करता हूं, कंट्रोल मेरा कितना है? 100%। तो मैं अपने अकाउंट्स तो बनाऊंगा, यानी एतिसलात अपने अकाउंट्स बनाएगा, और साथ में तुम लोग मुझे बताओ किसके अकाउंट्स चिपकाएगा? पीडीसीएल के। कितने परसेंट? 100%। पर उस 100% के नीचे 2 हिस्से बना देगा इक्विटी में। कहां पे बनाएगा? इक्विटी कितनों में बढ़ेगी? एक एतिसलात, दूसरा, अच्छा एतिसलात को कितना हिस्सा मिलेगा? पक्की बात है। और बाकी 73% गवर्नमेंट ऑफ। तो क्या ये नाजायज बात है? मैं अपने पास तो 100% लेके आया कंट्रोल की मुनासिबत से, पर उसके जो नीचे हिस्से बनाए वो उसने बनाया जितना मेरा राइट है। तो पहले बताओ, राइट टू रिटर्न और कंट्रोल में फर्क समझ आता है? कंट्रोल होना अलग बात है, राइट टू रिटर्न यही बात है। राइट टू कंट्रोल जिसके पास है वो कंसोल करेगा और फिर कंसोलिडेशन में 100% चीजें लेके आएगा, और फिर बोलेगा 100% चीज में मेरा राइट कितना है और बाकी कितना है। तो बाकी भी बताएगा, क्योंकि लेके तुम 100% आ रहे हो ना, तो तुम बताओगे इस ऊपर के एसेट्स के कितने हिस्से बनेंगे? एक 27% और एक। अगर मैं इनके हिस्से नहीं बनाऊंगा ना
तो ऐसा लगेगा सब मेरा है। भाई मेरा सब नहीं है, कंट्रोल मेरा है। अच्छा अगर मैं 100% ओन कर रहा होता तो नीचे बंटवारे की नीड होती? तो कंट्रोल भी मेरा है और राइट भी मेरा है। राइट टू रिटर्न भी 100% मेरा है। यानी कोई आपको बोले कि सामने वाली कंपनी जो है, माने फोकस होकर सुनो, मैंने रिपीट किया हुआ है, प्लीज सुनना इधर। सामने वाली कंपनी जिसको मैंने 27% ओन किया हुआ है और मैंने शेयर होल्डर एग्रीमेंट किया हुआ है कि भाई मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे मेरे 5 डायरेक्टर बैठेंगे, इलेक्शन बाद में गया नहीं हो सकता, वो तो हो गया ना एग्रीमेंट। आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डलवा सकते हैं ना स्पेशल क्लॉजेस, यही तो हुआ इनके साथ। अब हुआ क्या, उसने बोला 5 डायरेक्टर मेरे बैठेंगे, 4 आपके बैठेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है आपको कौन रिप्रेजेंट करेगा, एतसलात खुद आएगा या अपने डायरेक्टर भेजेगा? वही उसके बिहाफ पे डिसीजन लेंगे ना। तो ये डायरेक्टर्स भेजे, डायरेक्टर बोल रहे हैं हम 5 की चलेगी, चाहे वो 4 आपस में लड़ के मर जाएं, कुछ कर सकते हैं? डिसीजन किसका प्रिवेल करेगा? अच्छा फॉर एग्जांपल पीटीसीएल चाह रहा है, सुनना, पीटीसीएल चाह रहा है कि है ना हमें ना एक नॉर्दर्न एरियाज में एक ना पूरा प्रोजेक्ट लगाना है, टेलीकॉम का नेटवर्क लगाना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं लगा दो यार, और एतसलात कह रहे हैं नहीं हमें वायबल नहीं लगा, नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है तो शेयर्स तो उसके पास ज्यादा है, राइट टू कंट्रोल। यानी उस बैलेंस शीट में जो कैश पड़ा हुआ है उस पर 100% मेरा कंट्रोल है, तो मैं अपने पास 100% ही दिखाऊंगा ना। तो कंट्रोल 100% आएगा मेरे पास 100%, पर मैं नीचे बोलूंगा हाँ यार अगर कंपनी डूबेगी ना तो इस 100% कैश में मुझे कितना मिलेगा, 27। पर इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि कंट्रोल मैंने गवा दिया। कंट्रोल मेरा है, चीज मेरे पास दिखेगी, पर उसके हिस्से कितने बनेंगे? 2। अपना हिस्सा मेरे पास, उसका हिस्सा उसके पास। पहले बताओ राइट टू कंट्रोल और राइट टू रिटर्न में फर्क समझ आता है? तो जो बंदा कंट्रोल कर रहा है सारे एसेट वो ले जाएगा, बताएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है हरगिज के वो लेके शार्ट हो गया। अलग कंपनी का वजूद है, अलग फाइनेंशियल्स बनेंगे, पर अलग फाइनेंशियल के बाद एक पूरी मालियत बनाई जाएगी कि जो ओनर बैठा ना एतसलात का ओनर पता है कौन है? गवर्नमेंट ऑफ दुबई। वो गवर्नमेंट ऑफ दुबई कहेगी हाँ यार हमारी असल मालियत क्या है, तो वो सारे एसेट्स को मिला के देखिए कि नीचे अपना हिस्सा देख लेगी कि हमारा कितना कितना किसकी कंपनी में कितना हिस्सा है। और एतसलात की तो आई थिंक कोई 50+ कंपनियां हैं, तो कंसोलिडेशन कितनी कंपनीज की होती है? तो जिसमें 100% नहीं है तो क्या 100% कंसोलिडेशन नहीं होगी? होगी, पर नीचे हिस्से बनाए जाएंगे, सबके हिस्से बनाए जाएंगे जैसे उस कंपनी के जिसमें मेरा हिस्सा 100% नहीं है। अच्छा तो यानी यहाँ पे अक्सर कह रही है सर यानी कंसोलिडेटेड एफएस एतसलात बनाएगी। यस, कंसोलिडेटेड एफएस कौन बनाएगा? हमेशा पेरेंट कंपनी, क्योंकि कंट्रोल कौन कर रहा है? पेरेंट। पीडीसीएल कौन है उसकी? इवन दो 100% शेयर्स नहीं है, कंट्रोल की बेसिस पे। तो इसका मतलब ये है कि मैं क्या नजायज कर रहा हूं किसी के साथ, या पैसे ले आया पूरे? पैसे ले आया पूरे, एसेट पूरे रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि ये इस बात की अक्कासी है कि मेरी बैलेंस शीट में जो जो एसेट आ रहे हैं उसको मैं कितने % कंट्रोल कर रहा हूं। तो एसेट की डेफिनेशन यही थी, रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी, नहीं थी? रिसोर्स कंट्रोल बाय द, एंड हुएवर इज कंट्रोलिंग द एसेट वो रिकॉर्ड करेगा अपने पास, पर उसके हिस्से कितने हैं, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो उतने ही ना जितने मुझे मिलेंगे, तो उसके कितने हिस्से बना दूंगा नीचे? 2। अब वो कैसे बनेंगे अभी वो आगे सीखते हैं, अभी हम सिर्फ मकसद सीख रहे हैं कंट्रोल और राइट टू रिटर्न में फर्क होता है। पहले बता दो ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से, अक्सा, मानिया, अब्दुल मजीद, सारे बच्चे जल्दी बता दो, क्लियर है ये? एक एक चीज बता रहा हूं, प्लीज बताओ। अब ये ना मैं पहली क्लास में कराता हूं, एक एडम में सवाल आया जिसमें 48% ओनरशिप थी, तो बच्चे अकाउंटिंग कंसोलिडेशन करके ही नहीं आए। पूरा क्वेश्चन ही गया, पूरा क्वेश्चन गया, वो किसी और की अकाउंटिंग करके आ गए। यानी जो IFRS 9 है वो भी तो इन्वेस्टमेंट होती है ना, पर क्या वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होती है? यस। तो वो जैसी नॉर्मल अकाउंटिंग करके आ गए, वो बोले एग्जामिनर ने बेवकूफ बनाया था हमें। अब खुद बन के आ गए, नीचे लिख के दिया हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ शेयर होल्डर एग्रीमेंट ए कंपनी इज कंट्रोलिंग बी कंपनी। उसने बोला सर वो तो एग्जामिनर ने बेवकूफ बनाने के लिए दिया होगा, कैसी फजूल हरकत की है। तो ये बड़ी बारीक कॉन्सेप्ट्स होते हैं भाई, आपने देख के चलना है इसमें कि कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको ये लिस्ट में से लगे कि कंट्रोल नहीं आ रहा तो आपने कंसोलिडेशन नहीं करनी है, तो उसकी कौन सी अकाउंटिंग करनी है? नॉर्मल अकाउंटिंग। अभी मैं लिंक करूंगा ना पीछे से सबको, पर हम अभी कह रहे हैं पहले समझ लो कंट्रोल कब आता है। कंट्रोल कब आता है? जब आप किसी कंपनी को कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? या तो आप शेयर्स ले लें
और कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं है, और अगर शेयर्स कम है और एग्रीमेंट है तो वो प्रिवेल कर जाएगा। क्लैरिटी है, पक्की बात है जी। सर ये भी तो हो सकता है जैसे कंपनी ए कंपनी बी की पेरेंट है, कंपनी बी कंपनी सी की पेरेंट। हाँ तो फिर अगेन भाई ये कह रहा है कंपनी ए कंपनी बी की पेरेंट है, कंपनी बी कंपनी सी की पेरेंट, अल्टीमेटली पेरेंट तो यही है ना, तो फिर बी और सी दोनों कंसोलिडेट कौन करेगा? देखो ये सोच लो, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ कंट्रोल, कि अगर ए ने आगे इन्वेस्टमेंट की हुई, उसकी कंपनी आगे टकाटक किए जा रही है इन्वेस्टमेंट, तो वो सारी कंपनी अल्टीमेटली किसकी है? क्योंकि पैसा तो उसी का लगा हुआ है ना। तो वो अभी हम नहीं कर रहे, अभी आपके कोर्स के अंदर सिर्फ एक ही है। जब सीए फाइनल में आओगे 4 कंसोलिडेशन होती हैं, तो अभी तुम्हारे लिए सिर्फ एक है, पर तुम्हारा सवाल रेलेवेंट था इसलिए मैंने जवाब दे दिया। क्लियर है जी? जैसे मिसाल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, कंसोलिडेटेड तो बनाएगी, तो उसमें एसेट नहीं, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती तो उसको कंसोलिडेटेड बनाने की नीड आती, अगर वो कंट्रोल कर रही होती, कंट्रोल नहीं कर रही तो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिखा रही होगी बस, और एसेट अपने पूरे दिखा रही होगी। अपने अपने इसके नहीं, सिर्फ जो उसके इंडिविजुअल एफएस के हैं, इसका कोई भी एसेट अपने पास नहीं लेके आएगी, कंट्रोल नहीं है, वो सारा वो ले जाएगा, पर वो उसका हिस्सा बता देगा। क्लियर है? तो यही तो लॉजिक है कि एसेट अपने पास वो दिखाएगा जिसका कंट्रोल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पता है क्या दिखाई होगी अपनी बुक्स में? सिर्फ इन्वेस्टमेंट, कि इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, पर वो इन्वेस्टमेंट रखी हुई किस में? पीडीसीएल में, और पीडीसीएल को कौन उठा के ले गया? एहतसालात, तो वो हिस्सा दिख रहा होगा वहां पे। क्लियर है जी? 2 तो बता तो दी जानी, शुरू में आके बताए थे IFRS 9 और लीजेस। ये तो बड़ा ऑफ टॉपिक हो गया यार, हम बात कर रहे हैं उत्तर की, तुम पश्चिम में चल रहे हो। बस 2 टॉपिक हुए हैं, लीजेस और IFRS 9, अभी इस पे फोकस करना है। सही है, वो तो हो गए। अच्छा चलें, पहले बता दो भाई, कंट्रोल और राइट टू रिटर्न में फर्क समझ आता है? पक्की बात है, आगे चलें, इधर आ जाओ। कंट्रोल वर्सेस कंसोलिडेशन, भाई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए आज का। मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मेरी किसी कंपनी के अंदर होल्डिंग 55% है, तो कंट्रोल कितने परसेंट हो गया? वेरी गुड। और कंसोलिडेशन भी कितनी करूंगा? 100% की। तो सर ये तो गलत नहीं होगी, आपके सारे एसेट्स तो नहीं है, कंट्रोल 100% है, राइट नहीं है, तो बांट दूंगा ना, नीचे बंटवारा करके दिखाऊंगा उसको, तो वो कैसे होगा अभी सीखते हैं। अच्छा, अब मैंने कहा कि सर अगर मेरी होल्डिंग, तो कंट्रोल तो वैसे ही कितना था, तो कंसोलिडेशन वैसे भी कितनी? अच्छा, अगर मैं कहूं कि मेरी होल्डिंग 0%, वाई? एग्रीमेंट नहीं है, 0%, तो कंसोलिडेशन। गेम समझ आई? और अगर मैं कहता हूं कि अगर मेरी होल्डिंग 45% है और हमारे पास हाँ भाईजान, शेयर होल्डर एग्रीमेंट इन प्लेस है, तो कंसोलिडेशन और कंट्रोल भी 100% है। तो पहले बताओ, ये बातें याद रहेंगी कि किस तरीके से आपने सोचना होता है एग्जाम में, कि भाई अगर मेरा 45% की ओनरशिप है, होल्डिंग है, और मेरा शेयर होल्डर एग्रीमेंट है, कंट्रोल तो 100% आता है, कंसोलिडेशन भी कितने परसेंट करूंगा? 100%। तो फिर जो बाकी हिस्सा है अपने पास कितना रहने दूंगा? 45, बाकी 55 किसको दिखा दूंगा बाकियों का? वो कैसे होगा अभी आगे सीखते हैं पापा, पहले माइंड मैपिंग चल रही है सिर्फ। अच्छा सर, लास्ट वाली लाइन में वो रिटर्न 45% लेगा ना, देखो रिटर्न कितना मिलेगा? रिटर्न तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना, रिटर्न कितना है? कंट्रोल कितना है? 100%। ये सीख रहे हैं, कोई नाजायज बात नहीं है इसमें, रिटर्न तो वही होगा जितना आपका बनता है, फर्क किस चीज पे आएगा? कंट्रोल है या नहीं है? क्लियर है? ओके, आगे हमने कहा सर अब हम माशाल्लाह से आ जाते हैं अपनी पहली एक व्यू के ऊपर, कि जब कंपनी को खरीदा जाता है तो क्या क्या हिसाब किताब होता है। किताबें साइड में, फोकस होकर सुनना है, कैलकुलेटर अपने पास रखने हैं, और फिर एक एक चीज़ को फोकस होकर देखना है। ये वो बुनियाद है जो आज मैं रखूंगा कंसोलिडेशन की। ये पहली क्लास समझ आ गई ना, आगे एक एक कनेक्टेड। और मैं आज वीडियो में भी कह देता हूँ, कोई बच्चा दूसरी क्लास से कंसोलिडेशन ज्वाइन करेगा उसको नहीं समझ आएगा, क्योंकि पहली आपने कॉन्सेप्ट्स देखे हैं,
कोई बच्चा चौथी क्लास से ज्वाइन करेगा, तीसरी नहीं ली हुई होगी तो भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि जैसे मैं कैश फ्लो में एक एक टॉपिक को कनेक्ट करता हूं ना, ये कोई 200 पेजेस पे स्टैंडर्ड है, तो 200 पेजेस की समरी है जो एक एक करके ऐड होती रहेगी। तो खुदा के वास्ते क्लास नहीं मिस करना, क्लास में कर लेना, मैं तुम्हारे लिए अदाब हो जाएगा। क्लियर है? फोकस होकर देखो मैं सीन क्या सिखाता हूँ। अपने पास सिर्फ इतनी सी हेडिंग डाल दें, हम सीख ही रहे हैं डे वन अकाउंटिंग व्हेन सब्सिडी इज एक्वायर्ड, डे वन अकाउंटिंग व्हेन सब्सिडी इज एक्वायर्ड। हम पहले दिन की अकाउंटिंग सीख रहे हैं, जबकि असल अकाउंटिंग कब होती है? रिपोर्टिंग पे होती है ना। हम क्या सीख रहे हैं आज? डे वन अकाउंटिंग, जब सब्सिडी खरीदी गई है उस दिन कंसोलिडेशन होगी तो कैसी लगेगी, वो सीखने जा रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पे फोकस बनाए रखना। अच्छा, आप जरा देखते हैं, मैंने यहां पे कहा कि एक XYZ कंपनी है और मैंने इसके आगे लिखा हुआ है पेरेंट, तो इसका क्या मतलब है? ये कंट्रोल कर रही है किसी कंपनी को। अच्छा, और वो किसको कर रही है? अच्छा, अब हमने ये कर दिया कि ये इस कंपनी को जो है वो 100% ओन करती है। अच्छा, 100% ओन का मतलब समझते हो? शेयर्स भी कितने हैं? राइट टू रिटर्न भी 100 है, राइट टू कंट्रोल भी 100 है। पहले सिंपल रखने के लिए ना, फिर नंबर ऑफ शेयर्स कम करके भी सीखते हैं बाद में। पहले सिर्फ ये कहते हैं 100% ओनरशिप है। डे वन अकाउंटिंग है, शायद मैं ये भी लिख लो कि 100% ओनरशिप सीख रहे हैं, ताकि कंफ्यूजन ही दूर हो जाए जिंदगी से। डे वन अकाउंटिंग है और 100% ओनरशिप है, ये सीखने लगे हैं। चलें, ओके, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब हुआ ये कि जब मैं सब्सिडी को खरीदने गया, मुझसे मुराद कौन है? मिस्टर ए नहीं है, कंपनी है। कंपनी खरीदने जाएगी। अच्छा, किससे खरीदने जाएगी? शेयर होल्डर से। ये बिल्कुल सही बोला, किससे खरीदने जाएगी? शेयर होल्डर से, क्योंकि इसका भी तो कोई ओनर होगा ना। अच्छा, इसको हम कहेंगे ये है भाई शेयर होल्डर ऑफ कंपनी एबीसी। इसके पास इस कंपनी के 100% शेयर्स है बिफोर डिस्पोजल। अच्छा, अगर ये शेयर्स इसको बेच देगा, कंपनी तबाह हो जाएगी, अपनी जगह रहेगी? ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें। सिर्फ XYZ कंपनी जाएगी, बोलेगी भाई अपने शेयर्स मेरे नाम पे कर दो, तुम निकल जाओ यहाँ से, तो कंपनी का वजूद खत्म हो जाएगा? यह कंपनी अपनी जगह है, सिर्फ मालिक चेंज होगा। और मालिक कौन हो जाएगा? यानी आप ये कह रहे हैं सर XYZ अपनी कंपनी की भी मालिक है, तो अगर मुझे कंसोलिडेट करना है तो दोनों को 100% करेंगे, तो दोनों का 100% मालिक कोई एक बंदा होगा, मिस्टर ए। उसको देखते हैं ना मेरी टोटल मालियत कितनी है। पहले बताओ, यहां तक साथ है? क्लियर है? आगे सुने। अच्छा, जब कंपनी खरीदी जाती है ना, तो ऐसे ही नहीं खरीदी जाती, उसकी वैल्यूएशन होती है, उसकी। अच्छा, जब मैं देखो यहां पे पहले स्टेप भी क्या लिखा हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ कंपनी सब्सिडरी एट एक्विजिशन। मैं जब गया इस कंपनी को खरीदने के लिए, तो कंपनी का शेयर होल्डर को मैंने बोला कितने की बेचेगा कंपनी? उसने बोला कि 8,000 रुपये की। मैंने कहा भाई इसका हिसाब क्या है? उसने बोला भाई मेरे पास एसेट्स कितने पड़े हुए हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा एसेट्स आपके पास आ रहे हैं 8,000 के। वो बोला पैसे दे दो यार। मैंने कहा भाईजान हेलो, एक मिनट, आप इस कंपनी के साथ लायबिलिटी भी मुझे चिपका रहे हैं। तो किसी भी कंपनी की वैल्यू एसेट नहीं, नेट एसेट्स होते हैं। यानी वो मुझे कह रहा भाई 8,000 दो, कंपनी ले जाओ। क्या बोल रहा है मुझे? एक एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या मैंने कंपनी खरीद ली, अभी सौदा चल रहा है, वो सीखने के क्या होता है उस दिन पे। हमें कंसोलिडेशन का मतलब समझ आ गया। अब मैं अकाउंटिंग करने से पहले सौदे की बात हो रही है। अच्छा, मैंने उसको बोला कितने की कंपनी बेचोगे? उसने क्या बोला? अच्छा, मैंने कहा भाईजान आप ये जो 8,000 दिखा के मुझे बोल रहे ना पैसे ले जाओ, तो आप कंपनी का लायबिलिटी भी तो चिपका रहे हो। तो किसी भी चीज की वैल्यू नेट वर्थ देखी जाती है। अगर आज मैं अपनी नेट वर्थ देखना चाहूं तो मैं बोलूंगा भाई मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए, इतने लोगों को उधार देने, तो मेरी नेट वर्थ क्या होगी? लायबिलिटीज को माइनस करने के बाद। तो कंपनी की भी नेट वर्थ ऐसी देखी जाएगी कि सारी ऑब्लिगेशंस को कटाओ। तो उसने बोला यार गुस्सा नहीं हो, सही है, हम इसमें से लायबिलिटीज को क्या करते हैं? लेस कर लेते हैं। कितनी आ रही हैं?
6,000 आ रही हैं। चलें भाई, हमने कहा ये 6,000 की लाइबिलिटीज़ आ गई, इसको माइनस किया। मैंने कहा भाई तेरी कंपनी की जो असल वैल्यू है ना 2 है, क्योंकि नेट तुमने आज तक इतना रखा हुआ है, तुम्हारा बचा कुचा, यानी इसका मतलब ये है कि इसके जितने भी एसेट्स थे 6,000 लाइबिलिटी से फाइनेंस हुए हुए, हाँ या नहीं? इसके जितने भी एसेट हैं लाइबिलिटी से भी फाइनेंस हुए हुए, कितने हैं वो? 6,000। नेट वर्थ कितनी बनती है? अच्छा, इसको हमने लिख दिया नेट एसेट्स। यहां तक कोई मसला? बेसिक बात की है, कोई रॉकेट साइंस नहीं की, कंपनी खरीद ली, सौदा चल रहा है, और हमने पहले ये देख लिया आज के किसी भी कंपनी की वैल्यू एसेट नहीं, नेट एसेट्स होते हैं, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करवाने के बाद। अच्छा, मैंने 2,000 रुपये निकाले, मतलब वही XYZ कंपनी ने ये दिए, उसने बोला भाई ना तुम मेरी बात सुनो, ये जो आप एसेट्स देख रहे हैं ना, ये जो एसेट देख रहे हैं, ये एसेट है इसकी बुक वैल्यू। वो बोलेगा अब हम भी होशियारी करेंगे, हम आपसे पैसे लेंगे इसकी फेयर वैल्यू के हिसाब से। तो बुक वैल्यू फेयर वैल्यू में फर्क होता है, यही तो सीखा है। ये अकाउंटिंग हिस्टोरिकल पे कर रहा है, अच्छा ये अकाउंटिंग फेयर वैल्यू पे कर रहा है, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता। अब वो बोलेगा भाई ना बात होगी सौदे की पूरी, वो तो तब गया ना, बोल रहा 2 पे ले आया भाई, हमने को कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अब सुनना मेरी बात, मैंने सब्सिडरी को कहा जाओ तुम वैल्यू करा के लाओ, वो बोलेगा भाईजान मैं नहीं करा के खरीदना, तुझे पंचायत जा वैल्यू करा के ला। नहीं यही बात समझ भाई, मैं बोली लगवाऊंगा ना यार कि ये कंपनी के इस एसेट की वैल्यू कितनी है। आपको मजे की बात बताऊं, वैसे इन्वेंट्री कैरी होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे, ऐसा है। यहाँ एक्सेप्शन होती है, यहाँ पे बोला जाता है कि भाई कॉस्ट पे तो तूने अपने उसूल पे रखा हुआ है ना, इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू तो कुछ और है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन्वेंट्री उसकी किताबों में कम पे हो, मुझसे पैसे ज्यादा ले, तो वो कॉस्ट के हिसाब से लेगा फेयर वैल्यू के हिसाब से? फेयर वैल्यू के हिसाब से लेगा, लॉजिकल बात है। ऑनलाइन वैल्यू बताओ, बात समझ आती है जल्दी से मेरे बच्चों, क्लियर है? अच्छा, अब उसने कहा कि चलो भाई मार्केट वैल्यू लगवाते हैं। उसने बोला फेयर वैल्यू ऑफ पीपी 10,000 है एट द डेट ऑफ। अच्छा, तो यार पीपी उसकी किताबों में कितने पे आ रहा है? तो मैं यहाँ पे 10,000 पे ऐड करूं? 3 क्यों कह रहे हो? 7 तो पहले ऐड हो, यानी 8 के अंदर 7 तो पीपी का है और 1000 इन्वेंट्री का है। तो इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं है, चेंज किस में? पीपी में। तो मैंने कहा कि इसके अंदर मैं ऐड कर दूं 3,000 और इसको मैंने कह दिया ये है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। गेन नहीं है ना, गेन रिकॉर्ड थोड़ी ना हो रहा है, ये तो हम खाली हिसाब किताब कर रहे हैं। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अच्छा मुझे बताओ, क्या इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो आपकी होने वाली सब्सिडरी है, क्या उसने इसको अकाउंट फॉर कर लिया है या उसके एफएस अपने हिसाब से पड़े हुए? ये मस्ती किसको है? हमें खरीदना है, हम जाके करवा रहे हैं, हम जाके करवा रहे हैं ये वैल्यूएशन। भाई वो बोलेगा मैं अपनी किताबों को चेंज नहीं करा, कल को तो बोले कि भाई नहीं खरीदा तो मैं क्या पागल हूं फेयर वैल्यू करा के बैठ जाऊंगा? मेरी पॉलिसी कॉस्ट मॉडल है, दैट्स इट। आपको खरीदना, आप जाके ये पंचायत करें। पहले तो यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, तो हम क्या अब यहां पे लिखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। कैसे? एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई? लायबिलिटीज चेंज हुई, ये कितना आ गया? अब बोल रहा सामने वाला शेयर होल्डर बाबू आप बात करो, है या नहीं? बात समझ आ रही है? अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि सर वो मुझसे अब मांग रहा है कितने? तो वैसे जो नेट एसेट्स थे वो कितने थे? तो क्या हम ये कह सकते हैं ये है बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स? वो क्या है? ये क्या है? वो क्या है? तो उसने बुक वैल्यू चेंज नहीं की ना, वो करेगा। ये सारा हिसाब किताब कौन करेगा? पेरेंट करेगा, क्योंकि खरीदना किसको है? इन्वेस्टमेंट किसको करनी है? पेरेंट को। पहले बताओ यहाँ तक अलाइंड है? अच्छा, जैसे ही मैं पहले ऑनलाइन वालों से भी पूछते हैं, ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत ही डिटेल में एक एक चीज तुम्हें सिखा रहा हूँ। जी यानी अभी भी आ रही है ना? वही तो आ रही है। अभी तो मैं बोलूंगा फिर वो बदतमीजी करेगा वापस से। सुनो इधर, मैंने इसको 5,000 देने लगा ना,
उसने बोला भाई एक काम ये करो, मार्केट में जाओ ना, लंबी नहीं करो, मार्केट में जाओ देख लो मेरा एक शेयर कितने का चल रहा है, 70 का। कितने का? अच्छा, इसका शेयर कैपिटल कितना है? 1000। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं ना, अगर मैं ये कहूँ कि उसका शेयर कैपिटल 1000 है और एक शेयर 10 पर शेयर है, तो आपके पास आ गए कितने शेयर्स? 100 शेयर्स आ गए। उसने बोला भाई मुझे 7000 चाहिए। बात समझिएगा, बहुत टेक्निकल बात करूंगा, प्लीज सुनना। अच्छा, अक्सर कहती हैं व्हाट अबाउट इन्वेंट्री? इन्वेंट्री की कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं निकली, जो कॉस्ट थी वही क्या थी? फेयर वैल्यू। तो उसको अपडेट करने की कोई नीड होती भी तो कर लेते, कोई मुसीबत वाली बात नहीं है। आगे सुने यार, मैंने उसको ये कहा, अब मैं थोड़े जार्गन पे फोकस करना, मैंने उसको ये कहा कि यार भाई तुम्हारी बुक्स में जो एसेट हैं, बुक्स में, किताबों में, उसकी फेयर वैल्यू कितनी बनती है? 7000 या 5000? 5000। वापस से, तुम्हारी किताबों में जो नेट एसेट्स पड़े हुए हैं उसकी वैल्यू कितनी बनती है? वो भी फेयर वैल्यू के हिसाब से, वो भी इसको हम क्या कह रहे हैं पता है? जो ऊपर हिसाब किताब हुआ है, मैं यहां पे लिख भी दूंगा तुम्हारे लिए, ऊपर जो हिसाब किताब हुआ है ना, वो उन एसेट्स का हिसाब किताब है जो किताबों में मौजूद हैं, जो किताबों में, यानी वो हमने उसकी वैल्यूएशन की है। तो मैंने कहा ये 7000 तो क्यों, किस बात के ज्यादा ले रहा है? उसने मतलब मेरी कंपनी के नाम के पैसे में गुडविल है। उसके अंदर गुडविल, मैंने कहा भाई ये तो तेरी किताब में दिख ही नहीं रही, दिख रही है कहीं? तो उसने मुझे कॉन्सेप्ट दिया, उसने मुझे बोला भाई गुडविल एक ऐसा एसेट होता है जो कोई बंदा अपनी किताब में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कितने में बना, वो तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम अल्लाह बना देता है। अब मुझे पता है कि गुडविल कितने में बनी, तो क्या उस गुडविल की मार्केट नहीं होती? तो यानी इसका मतलब है उस गुडविल की मार्केट होना अलग बात है और कॉस्ट पता होना। यानी आज अगर हम यूं कहें, अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक हमारा नाइकी ब्रांड है, सही है, स्पीड स्पोर्ट्स के अम्ब्रेला में आता है वो। अच्छा, तो अगर वो नाइकी अपने पूरे एसेट्स, बिल्डिंग वगैरह बेचे तो उसकी एक फेयर वैल्यू होगी। क्या नाइकी को वो पैसे मिलेंगे या उसके ऊपर भी मिलेंगे? किसके? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये गुडविल नाइकी ने अपने पास अपनी बुक्स में रिकॉर्ड की हुई होगी? कॉस्ट कैन नॉट बी, कॉस्ट तो पता ही नहीं लग सकती ना कितने बना भाई, वो तो उसकी क्वालिटी से बना था, कितना खर्चा ऐसा है रोजमर्रा का जो गुडविल बनाने में लग रहा है मुझे पता ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब है गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती? वो बेचते वक्त पता लगती है, जो बोली लगती है उसमें पता लगती है कि गुडविल के पैसे कितने हैं। हाँ, अगर मैं खरीदार हूं उस कंपनी का तो मुझे पता है कि आज मैंने गुडविल के पैसे कितने दिए हैं, तो वो परचेज गुडविल हो गई। वो कौन सी हो गई? तो मेरे लिए तो कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती है ना, पर जिसकी अपनी है उसको कैसे पता कि कितनी गुडविल है? कॉस्ट क्या है? कॉस्ट और फेयर वैल्यू में फर्क है। तो एक बच्चा बोले उठ के सर गुडविल रिकॉर्ड कर लेना, फेयर वैल्यू मालूम करके डेबिट तो कर लूंगा, क्रेडिट क्या करूंगा? पता ही नहीं है ना, पैसे लगे ही नहीं है। बात समझ आती है? तो कुछ खरीदी तो नहीं है ना। हाँ, अगर गुडविल खरीद रहा हूं, ज्यादा पैसे पे तो रिकॉर्ड करूंगा एसेट के तौर पे। अब आगे सुनेंगे। अब मुझे बताओ, जब मैं इस कंपनी का सौदा करने गया, शुरू से बताओगे इस कंपनी के एसेट्स कितने थे? 8000। लायबिलिटी कितनी थी? नेट एसेट्स कितने थे? 2000। अब सुनना मेरी बात तुम लोग। फिर मैंने कहा, मैंने जो 2000 निकालने देने लगा तो उसने बोला नहीं भाई, ये एसेट की कौन सी वैल्यू है? बुक वैल्यू। इसको किस पे लेके जाओ? अच्छा, तो हम मार्केट में गए, हमने इसका जायजा लिया, तो फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू में कितने का फर्क था? 3000 को इनकॉर्पोरेट किया, तो रिवाइज फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितनी बन गई? 5000। 5000। अच्छा, मैं 5000 देने लगा तो उसने बोला कि मार्केट में जाओ देख लो मेरा शेयर कितने का चल रहा है? 70 का। तो 70 के हिसाब से टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी कितनी बनती है? 7000। कितनी ज्यादा है? तो क्या हम ये कह रहे हैं कि हम उसको अब उसके नाम के पैसे देंगे? क्या ये उसकी किताबों में रिकॉर्डेड था या ये ऑफ द बुक एसेट है? ऑफ द बुक एसेट इसलिए क्योंकि उसको पता ही नहीं था ना कि गुडविल बनी कितने में। वो तो उसको कब पता लगेगा? जब वो बेचेगा। पहले बताओ, बात समझ आ रही है? अब मैं तुम सबसे पूछता हूं, ये कंपनी जो बेच रहा है वो कौन बेच रहा है? सब्सिडी नहीं, सब्सिडी का शेयर होल्डर।
ये पैसे उस सब्सिडरी के शेयर होल्डर की जेब में जाएंगे, ये उसका गेन है, मेरी कॉस्ट है। इस बात को समझो, ये उसका मेरी, इससे सब्सिडरी की किताबों में कोई भी फर्क नहीं आएगा। सब्सिडरी की किताब अपनी जगह है, वो आपको अपनी कंपनी चिपका के साइड हो जाएगा, मालिक क्या हो जाएगा? तो जो उसके लिए गेन होगा तुम्हारे लिए क्या बन जाएगी? तो वही तो सीख रहे हैं। अच्छा, अब हमने कहा भाई सौदा लॉक हो गया, प्लीज सुनना, वेरी गुड, या बेहतरीन हो गया, तो सुनो इधर। अब हम ये कह रहे हैं, हम जब भी किसी कंपनी को एक्वायर करेंगे तो उसके एसेट देखेंगे, नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स को किस पे लेके जाएंगे? वेरी गुड, या फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे। और नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लेके जाने के बाद भी कुछ ज्यादा पे कर रहे हो, पर गुडविल तो उसकी किताबों में थी नहीं, वो ऑफ द बुक्स होती है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता होता कितने में बनी, बचे वो बेचता है तो उसको पता लगता है, तो उसका गेन होता है, हमारी कॉस्ट होती है। क्लियर है? अच्छा, अब मजे की बात देखो, अब मैं ना उसको बोलूंगा भाई अल्लाह का शुक्र है पता लग गया क्या क्या चल रहा है। अब मैं यहां पे करूंगा कितने से, ये मैंने, हम कौन है? XYZ। XYZ ने अपनी किताबों में ये एंट्री बना ली, और अपनी किताब में बोले तो सेपरेट बुक्स, पैसे देके फारिग कर दिया ना उसको, शेयर होल्डर गया। अब मैं आपसे पूछूं, जो यहां पे आगे देखो, आपके भाई ने कॉन्सेप्ट कैसा बनाया, ये देखो, आ रही है? जैसे तुम लोगों के लिए बताने के लिए कि 7,000 पहुंचता कैसे है, बात नहीं आ रही समझ? अब ये जो 7,000 है ना, ये इस बात की अक्कासी है कि ये 7,000 मैंने ABC में इन्वेस्ट किए हुए, और वो शेयर्स XYZ को इशू हुए हुए, तो उससे पहले तो किसी और को इशू हुए हुए थे, वो तो कट गया ना, निकल गया वो। एग्रीड? अच्छा, पहले बता दो ऑनलाइन वाले बच्चों, यहां तक बात समझ आ रही है? क्योंकि देखो मैंने सिर्फ मेहनत इस पे की है तो मैं समझा पाऊं, पीछे चलता गया है। ये नहीं समझाता, किसी का बाप भी कंसोलिडेशन लॉजिकली नहीं समझा सकता। मैं मर्जर एक्विजिशन में इन्वॉल्व होता हूं, मुझे इसलिए पता है कि गेम क्या है पीछे की। पहले बताओ लॉजिक समझ आती है कि ये इन्वेस्टमेंट, अच्छा मोहम्मद हसन कह रहे हैं एसेट शो नहीं होंगे, क्या अभी हमने कंसोलिडेशन की है, अलग अलग है अभी? ये तो कंसोलिडेशन की नहीं है, मैंने बोला कंसोलिडेशन से पहले होता क्या है, ये तो समझ लो पहले कि मैंने इस कंपनी का कंट्रोल हासिल कैसे किया। सर 7,000 तो XYZ की बुक्स में आ ही गए, सो ये तो ऑलरेडी ये चीज शो कर रहा है कि ओवरऑल वेल्थ की शेयर होल्डर की, क्या कह रही हो मानिया, कैसी बातें कर रही हो? ये कोई और होता तो मैं कुछ और कहता, पर सुनो इधर, कहने का मतलब ये है, ये 7,000 रुपये इस बात की अक्कासी है कि मैंने कंपनी के फंड्स यूज करके किसी और कंपनी में कंट्रोल हासिल किया हुआ है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूं, जरा सुनना कितना इंटरेस्टिंग बनाता हूं इसको। ये 7,000 रुपये ये बता रहे हैं कि मैंने सामने वाली कंपनी के, सामने वाली, सुने मैं कैसे तुम्हें इसको लिंक करके बताता हूं, इधर देख ले, इधर देख ले, इधर प्लीज। कौन था ये? अहमद, अहमद रजा, तो भंगी कर क्या रहा है यहाँ पे? तो सुनो इधर, जो उसको खूबसूरत भी नहीं हो तो इधर देख प्लीज। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्लीज सुनना, ये इन्वेस्टमेंट ये बता रही है कि मैंने सामने वाली कंपनी का PP खरीदा था, हाँ या नहीं? अच्छा, उसकी किताबों में कितने पे था? आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं, 7,000। ये 7,000 ये बता रहा है कि मैंने सामने वाली कंपनी का कितने का, पर यही चीज मुझे ये भी बता रही है कि मैंने उसको 3,000 रुपये महंगा खरीदा था, हाँ या नहीं? तो आपके लिए तो कॉस्ट वो होती है ना जितने पे आपको पड़ गया, हाँ या नहीं में जवाब दो। ऐसा है, ये मैं खोल के बता रहा हूं, मैं तुम्हें ना आज बैठा हूं यहाँ पे, पूरे पाकिस्तान में या पूरे तुम दुनिया में चले जाओ ना, यू विल रियली फाइंड कि इतना तुम्हें डिटेलिंग कोई बता दे कि चल क्या रहा है पीछे। मुझे बैकअप पता है ना कि क्या चल रहा है पीछे, वैल्यूएशंस कैसे होती हैं। तो सुनो आगे, तो मैंने कहा स्टॉक में कोई छेड़खानी नहीं है या नहीं है? नहीं है इधर। अच्छा, फिर मैंने कहा यार भाईजान, मैंने इस कंपनी के लिए ओवर एंड अबव गुडविल के पैसे भी पे किए हैं, तो सर उसकी किताबों में तो नहीं था, आपने पे किया है, आपकी कॉस्ट है,
दिखनी चाहिए, दिख रही है। अच्छा यार मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं इन सबको सम करूं, सबको सम करो, सबको 13,000 चेक कर लो, सही है, ये 13,000 सही है। इन्वेस्टमेंट तो 7 की आ रही है, वेरी गुड यार। तो भाई आपने ये भी तो कहा था कि मैं लायबिलिटीज भी तो लेके आया हूं उसके साथ अपनी, तो लायबिलिटीज कितनी है? गेम समझ आई? ये इन्वेस्टमेंट ये बता रही है उस हर एक कंपनी के ये एसेट, वो भी महंगे गुडविल के साथ, और लायबिलिटी को कटा के ये 81 है। पर ये कौन सी बुक्स में दिख रहा है? सेपरेट। यही तो एक सबूत होता है कि ये कंपनी इस कंपनी को ओन कर रही है। यहां तक क्लैरिटी है? पक्की बात है, इससे ज्यादा डिटेलिंग ना कोई कर नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं होता। मैं तुम्हें बता दिया कि ये आ गया। पहले बताओ सेपरेट बुक्स तक क्लियर हो तो मुझे गो अहेड दोगे तो मैं आगे जाऊंगा। क्लियर है? सेपरेट बुक राइट साइड पे जो बनी हुई है वो भी सेपरेट है, जो लेफ्ट पे बनी हुई है वो भी, तो पेरेंट की भी सेपरेट है, अलग है। राइट पे बनी हुई है वो भी अलग है, दोनों सेपरेट है। पर अब ये लग रहा है कि इस सेपरेट बुक्स में एक इन्वेस्टमेंट है जो किस में हुई हुई है? एबीसी में, सब्सिडरी में। तो यही तो होता है। मैंने तो आपको बताया कि इस इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप क्या होता है, वो बचा दिया मैंने, ताकि अब कंसोलिडेशन कराने में आसानी हो मुझे। क्लियर है? सही है। अच्छा अक्सर कह रही है गुडविल का बता दें, मुझे बताओ जो मैंने पैसे दिए हैं 7,000 रुपये, उसमें 2,000 रुपये तुमने ज़्यादा दिए हैं, अल्लाह की कसम। किसके हैं वो? तो उसकी बुक्स में तो नहीं थे, पर आउट ऑफ बुक्स थे ना। पर तुमने जो ज़्यादा दिए हैं तो तुम्हारी जेब से तो लगे हैं ना, तो तुम्हारी कॉस्ट में तो आएंगे ना। तो ऐसे तो उसकी बुक्स में पीपी कितने का था? 7, पीबी 7 का था। तुमने कितना महंगा खरीदा? 3,000। तो तुम वो भी तो ऐड करोगे ना। तुम्हें वो चीज कितने की पड़ गई? तो तुम अपने पास 10 का ही बताओगे ना। उसकी किताबों में अल्लाह की कसम अभी भी कितने पे, पर तुम अपने पास तो उतने का बताओगे जितने का तुम्हें पड़ गया। एग्रीड? तो इसका मतलब ये कि उसकी किताबों में एसेट चेंज हो गए, अपनी जगह है। पर तुमने अभी कहा कि भाई तुम्हें जितना महंगा पड़ा, तुम्हें देखो सीधी सी बात है ना, आज तुम जितनी महंगी चीज खरीदोगे तुम्हारी कॉस्ट क्या होती रहेगी? तो वही तो दिख रही है मेरी इन्वेस्टमेंट में। मैंने आपको पूरा खाका बना के दे दिया इन्वेस्टमेंट की रिप्लेसमेंट क्या है, अकासी क्या है, एसेट है, इन्वेंट्री है, लायबिलिटीज हैं, और उसके सोने पे सुहागा गुडविल। क्लियर है? कंसोल करूं, फेंकूं दिमाग में चीज? आ जाओ इधर इधर। अब देखो इधर, हमने कहा कि सर बात ये समझ आती है, इसको हमने उठा के नीचे फेंक दिया। अब हम करेंगे कंसोलिडेशन। डेफिनेशन याद होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। आप प्लीज मेरी बात पे यहां फोकस करेंगे, और एग्जाम में भी फिर यही करेंगे। कैलकुलेटर अपने पास रख लें बस, मैंने पूरा खोल खाल के सामने रख दिया सिर्फ आपको सिखाने के लिए। तो देख लो इधर प्लीज। मैंने ये कहा मेरे भाई पीपी पेरेंट एंटिटी का 5,000 है, पेरेंट एंटिटी का, यह आ गया पेरेंट का। ये हिसाब किताब, इसमें प्लस कर दूं सब्सिडरी का। अच्छा अब मैं ना आपको एक हाई लेवल बात बता रहा हूं, ये नहीं अभी नहीं समझ आया ना मेरे बोलने पे तो वापस रिपीट कराना, 10 बार करवाना, मैं जवाब दूंगा। सुनना, मैं भी पता है करूंगा क्या, मेरी हरकत देखना मैं क्या करता हूं। अब मैं ना अपनी बुक्स में से इन्वेस्टमेंट निकाल के फेंकूंगा और असल एसेट लायबिलिटी ले आऊंगा वापस, बराबरी होगी ना। सुने वापस सुने, अब मैं जब मैं अलग अलग हूं ना, तो मैं कह रहा हूं ये मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसने मुझे शेयर इशू किए हुए। इस बात को बहुत फोकस होकर सुनना, ये भेजे में फिक्स होनी चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब मैं अलग अलग हूं तो मैं कह रहा हूं कि ये इन्वेस्टमेंट मैंने उसमें की हुई है और उसने मुझे शेयर इशू किए हुए। तो ये सही है ना, अलग अलग है तो ऐसे ही दिखना चाहिए। पर अब मुझे कह रहा है मेरा ओनर, भाई मुझे बता मेरी पूरी असल मालियत क्या है। तो मैं बोलूंगा इस इन्वेस्टमेंट की 81 ही तो ये पूरी बैलेंस शीट है। नहीं यही बात समझ, इस इन्वेस्टमेंट की 81 ही तो वो पूरी बैलेंस शीट है ना। तो अगर मैं उसकी बैलेंस शीट को मिला दूंगा और इन्वेस्टमेंट को भी रहने दूंगा तो कितनी बार हो जाएगा भाई? लॉजिक समझ आई कि वो 2 बार हो जाएगा ना। आप सिंपल एक काम करो यार, उसकी इन्वेस्टमेंट को हटाओ, असल चीजें ले आओ।
तो क्या ये गलत हो जाएगा या असल चीजें आ जाएंगी और नाम से आ जाएंगी? अभी नाम से क्यों नहीं आ रही? आप बोले सेपरेट बुक्स है, आप बोले सेपरेट, ये बताता है किसमें क्या कितना है। कंसोलिडेशन में हटा के असल चीजें ले आओ, तो क्या 7,000 का हिसाब किताब आउट हो जाएगा? ये आपने अपने नाम से आ जाएगा। प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ, ये सिखाना चाह रहा था, ये पहली एडजस्टमेंट है एंड आई होप आपके दिमाग में फिक्स हुई है। हटा के असल चीज ले आऊंगा मैं, आपको आता है मैं डायरेक्ट बोलता है इसको हटाओ ये ले आओ, तो मुझे पता नहीं क्या बोल रहा है। बात समझ आई? इन्वेस्टमेंट निकली कैसे थी, वैल्यूएशन कैसे हुई थी, महंगी चीजें क्या थी, वो सारी चीजें तुम्हें सिखाई हैं। अब सुने, तो यानी एक बात तो समझ आ गई, अब मैं कंसोलिडेशन में इन्वेस्टमेंट को खाते खुआ नहीं लाऊंगा। क्यों? तो आप बोलेंगे सर वरना 2 बार हो जाएगा ना। जो इन्वेस्टमेंट बोल रही है कि ये एसेट लायबिलिटी है वो असल में लेके आ रहे हो ना, तो आप बोलो मैं इसको क्रेडिट करके वो असल में ले आऊंगा। इसको क्रेडिट करके, यानी इसको क्रेडिट करूंगा, जो असल एसेट लायबिलिटी बनता है उसको ले आऊंगा, बैलेंस शीट फिर भी टैली हो जाएगी ना। जितने से क्रेडिट कर रहे हो उतने से डेबिट भी कर रहे हो, कहानी खत्म हो गई। क्लियर है भाई? आओ इधर देखते हैं। पहले ऑनलाइन वालों आप भी कंफर्मेशन दे दो ये बात क्लियर है, क्योंकि ये बेसिक बुनियादी बात होती है जिसपे मैं बहुत टाइम लगाता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगाता हूँ। जल्दी बताओ, ऐसे ही थोड़ी ना कि मेरा इश्क है ये कंसोलिडेशन। सुनो अब आगे मुझे बताओ सब्सिडी का बैलेंस कितना है? 7,000। पर मुझे लगता है आपने इसको 3,000 एक्स्ट्रा भी दिए थे ना, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट को 7,000 से कटा रहे हो, उसके अंदर 3,000 एडिशनल भी था, बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, क्योंकि आपको तो ग्रुप के अंदर ये कितना महंगा मिला था, तो ये सब्सिडी ने रिकॉर्ड नहीं किया ना, आपने अपने पास रिकॉर्ड किया था। तो आप जब कंसोलिडेट करोगे तो अपने असल मालिक को बताओगे भाईजान ये 7 की चीज नहीं पड़ी है, 10 की पड़ी है, तो मैं अपने पास ग्रुप में तो अपनी कॉस्ट पे दिखाऊंगा जितने में मुझे पड़ा है। एग्रीड है? तो मुझे बताए टोटल कितना आता है? प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ, इस ग्रुप को ये चीजें इतने की पड़ गई। डन? अच्छा, यहां पे आते हैं तो स्टॉक तो सिर्फ इसका आ रहा है, तो इसमें कोई भी नहीं है, तो ये भी तो 7,000 में इसके भी तो पैसे थे। यकीन नहीं आ रहा? ये रहा, ये बना के दिया पूरा इधर। अच्छा भाई, फिर आपने कहा, अच्छा सिंपल ये हो रहा ना, इन्वेस्टमेंट से हट के जो उसके अंदर छुपी हुई चीजें वो खुद के सामने आ रही हैं, और सब्सिडी को ही लेके आ रहे हो जो ऊपर पे किया उसके साथ। भाई ये कहानी है। अच्छा, और इन्वेस्टमेंट कितनी लिखें? नहीं लिखेंगे ना, 2 बार हो जाएगी ना। एसिड भी ला रहे हो, फिर वो भी रखा हुआ है, तो फिर तो मसला ही है। चलें, हमने कहा कि सर ये कितना आ गया, यानी ये ग्रुप 18,000 के एसेट्स पे है, जिसमें गुडविल के पैसे कितने दिए गए थे? कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल। ऑनलाइन वालों असवद, महाम, हसान, मनाइल जल्दी बता दो, क्लियर है यहाँ तक? मानू जल्दी बताओ, फैजान क्लियर है? चलो अल्लाह का शुक्र। अब सुनो इधर, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल पेरेंट एंटिटी का कितना है? सिर्फ 2,000 लिख दिया भाई। एसेट माइनस लायबिलिटी पूरे ले आया ना, तो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा ना। तो शेयर कैपिटल दिखाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि अपने आप को शेयर इशू किए हुए, ऐसा लगेगा अपने आप को। अलग अलग होता तो समझ आता है, ये शेयर इसको इशू हुए हुए, ये इसमें इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, तो हटा दिया ना। क्लैरिटी है? वापस बता देता हूँ, देखो जब इन्वेस्टमेंट है तो ये कह रहा है इसमें हुई हुई है, इसने इसको शेयर इशू किए हुए। मैंने बोला इन्वेस्टमेंट को हटा के इसके एसेट लायबिलिटी खींच के अपने पास ले आओ। तो अब अगर मैं शेयर कैपिटल लिख दूंगा ना, तो ऐसा लगेगा मैंने अपने आप को शेयर इशू किए हुए। शेयर क्या अपने आप को कभी इशू किए जाते हैं? तो अभी तो अलग अलग है तो समझ आता है। जब मैंने मिला दिया तो अगर देखो मैं इन्वेस्टमेंट को भी रखता ना, इसकी दूसरी लॉजिक ये भी, ऐसा लगता है अपने आप में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो तो इन्वेस्टमेंट कब होती है? बाहर होती है। तो मैंने यही तो किया, इन्वेस्टमेंट को हटा के असल एसेट लायबिलिटी ले आया। अबे जब असल एसेट लायबिलिटी ले आया तो उसकी इक्विटी क्यों दिखा रहे हो? ऐसा लगेगा कि अपने आप को शेयर इशू किए। अलग अलग है तो समझ आता है। तुम यूं सोचो, मैं अल्लाह की कसम तुम इसको प्लस कर लोगे ना, बैलेंस शीट वैसे भी टैली हो जाएगी।
इन दोनों को प्लस कर लो, बैलेंस शीट वैसे भी टैली हो जाएगी, प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम कह रहे हो कि अपने आप को इन्वेस्ट किया हुआ है और अपने आप को शेयर इशू किए हुए, जो कि दोनों बातें क्या हैं? गलत हैं। एग्रीड है? पक्की बात है। ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, बात समझ आती है? शेयर कैपिटल सिर्फ किसका आएगा? पेरेंट का, क्योंकि प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ, तो सिंगल एंटिटी में मालिक एक है। जो मिस्टर ए था उसका कैपिटल तो यही था ना, अब इस कैपिटल को बना बना के उसने पूरा ग्रुप बनाया। लॉजिक समझ आती है? फिर सुनो, देखो मिस्टर ए कह रहा है मेरे कैपिटल से आगे जो इन्वेस्टमेंट हुई है सब एक साथ दिखाओ, तो यही तो दिख रहा है कि मैंने कैपिटल बनाया, पैसे कमाए, कमाते 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 पूरा ग्रुप बनाता गया, तो सही है, वही तो दिख रहा है। सिंगल एंटिटी में कैपिटल भी एक ही आएगा। एग्रीड? चलें अब इधर देखें। अब हमने कहा ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी सिखाता हूं तुम्हें। हम क्या लिख रहे हैं यहां पे अभी? रिटेन्ड अर्निंग, जो मेन चीज है। अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग पेरेंट की कितनी है जानी? सही है। और यहां पे हम कह रहे हैं नॉट एप्लीकेबल, इसकी मैं लॉजिक देता हूं अभी, वो भी लिख रहा हूं फॉर नाउ। कैसे? मुझे बताओ, आज आपने जो ये कंपनी खरीदी है, ये रिटेन अर्निंग आपकी कमाई भी आपकी कॉस्ट थी? नहीं, देखो सुनो इधर, कॉस्ट थी। कमाई तो उसकी थी तुम्हें बेच के गया है, तभी तो तुमसे पूरे पैसे लेके गया है। देखो उसकी यूं समझाता हूं मैं एग्जांपल। आज उसका शेयर 70 रुपए का चल रहा है, तो 10 से 70 रुपए आया होगा, उसमें उसकी कमाई के पैसे, गुडविल के पैसे सब थे। अब इसकी वैल्यू इससे ऊपर जाएगी ना तो तुम कमाओगे। तुमने तो इसके लिए इफेक्टिवली पे किया है। बात समझ आई? देखो तुम अगर एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करो तो इसकी इक्विटी बनती है ना 2000। नहीं आई बात समझ? एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करो तो इसकी इक्विटी बनती है कितने की? अब तो तुमने 2000 के लिए पे किया, उसके ऊपर भी पे किया है 3000 रुपए पीपीई की फेयर वैल्यू के ऊपर, 2000 गुडविल के, तो 2 3 2 कितने हो गए? 7। तो वही तो बात है। तो सर इसका मतलब ये कि जब कंपनी को खरीदा जाता है तो उसकी रिटेन अर्निंग मेरी कमाई नहीं होती, कॉस्ट होती है। तो अगर मैं यहां पे प्लस करूंगा ना तो आप बोलोगे ग्रुप ने आज तक कमाए, कमाई होगी इस पॉइंट के बाद जब मैं रिपोर्टिंग पे जाऊंगा। जब खरीदा तब तक तो मेरी कमाई नहीं है, वो तो मैंने वहां तक के पैसे दिए हैं। कमाई कब होगी? जब इसके बाद कमाऊंगा। उसको हम कहेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। जब सब्सिडी कमाना शुरू करेगी तो फिर वो नीचे आ जाएंगे, माइनस हो जाएगा। बिल्कुल होगा, यही तो सट्टा होता है एक्विजिशंस में। अब मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल बिल्कुल ग्रुप आज ही बनाए, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ग्रुप का गेन है, बिल्कुल ऐसा है। गेन कब होगा? उसके बाद। तो मैंने कहा कि भाई रिटेन अर्निंग सिर्फ कितनी दिखा दें। अच्छा अब मुझे बताओ 8000 हमारी लायबिलिटी 6 उसकी, तो लायबिलिटीज में 8 और 6 कितना हो गया? इनको प्लस करें। अच्छा अब आप कह रहे हैं सर हमने प्रेजेंट किया है ग्रुप को एज आ। अच्छा मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूं, सिंगल एंटिटी में क्या सब्सिडरी की एक्विजिशन तक की कमाई आ रही है? उसका शेयर कैपिटल आ रहा है? वरना ऐसा लगेगा कि खुद को इशू किए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। वो हटा दिया। अच्छा इन्वेस्टमेंट क्यों हटा दी? तो वो तो असल चीजें जो उसके अंदर थी वही ले आए ना, तो इन्वेस्टमेंट को भी रहने दोगे तो कितनी बार दिखेगा? 2 बार दिखेगा। पहले बताओ गेम समझ आती है? दिस इज हाउ वी हैव डन कंसोलिडेशन एट डे 1। डे 1 की पहले बताओ, यहां तक क्लैरिटी है? ऑनलाइन मतलब जल्दी बताओ क्लैरिटी। तो एक चीज सिखानी है फिर हम क्लास ऑफ करेंगे। जल्दी बताओ, इसके होमवर्क के साथ प्लीज लिख के बताओ सारे बच्चे जल्दी। मोहम्मद फैजान कह रहे हैं क्लियर है, जल्दी से। असवद कह रहे हैं क्लियर है। बाकी बच्चे महाम, मनाहिल, एहतसाम, जल्दी, वेरी गुड भाई। पक्की बात है, एक एक चीज क्लियर है। डे 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेहतरीन हो गया। अब आगे सुनो, बेहतरीन जी भाई। शेयर कैपिटल मैंने कहा कि ये अलग कंपनी है, ये अलग कंपनी है। ये कह रहा है मैंने इसमें शेयर इशू किए, परचेज किए, ये कह रहा है मैंने इसको इशू किए हुए। तुम इन दोनों को मिला दोगे अगर पिक्चराइज करो तो ऐसा लगेगा अपने आप में इन्वेस्टमेंट की हुई है, अपने आप को शेयर इशू किए हुए। तो क्या ये दोनों बातें कॉन्ट्ररी हैं टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? तो इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट से हटा दिया, कैपिटल को, और रिटेन अर्निंग क्यों हटा दी?
वो कॉस्ट थी, तो तीनों लॉजिक दे चुका हूं, यही मैंने बता दिया, सही है। और इन्वेस्टमेंट को हटाने की एक और लॉजिक भी है ना कि इन्वेस्टमेंट जिस चीज़ों की अक्कासी कर रही है वही तो ले आए, और उसको भी रहने दोगे तो वो चीज़ें कितनी बार आ जाएंगी, 2 बार, क्योंकि हमने कैश देके शेयर होल्डर को निकल, अब कंपनी हमारी है, अब उस कंपनी के जब असल एसेट लायबिलिटी ले आया तो उस इन्वेस्टमेंट को तो हटाओ ना जिसके अगेंस्ट में लेके आ रहे हो। दैट मीन्स वी आर सेइंग दैट वी आर प्रेजेंटिंग अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। अच्छा, अभी क्या कमाई शुरू हो गई, अभी खरीदा है, अभी कमाएंगे, चीज़ें बेचेंगे, वो भी आगे सब आएगा, क्लियर है। एक सवाल, इन्वेस्टमेंट में हमने एसेट लायबिलिटी गुडविल फेयर वैल्यू के पैसे दिए हैं, मीन्स अगर हम असल एसेट लायबिलिटी ले आए और फिर इक्विटी भी ले आए तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्या वो सही कह रही हैं, क्या हम भी यही कह रहे हैं, हाँ या नहीं, वो भी यही कह रही है ना कैसे डबल काउंटिंग हो जाएगी, और हमें डबल काउंटिंग नहीं करनी है, वी नीड टू प्रेजेंट अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। अच्छा, अब इसको करने का ना एक फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकालने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है जो आपने एग्जाम में करना भी यही है, मैंने इसे समझाने के लिए बताया था। वो इधर आप सिंपल शेयर कैपिटल और क्या उठा लें, रिटेन अर्निंग, किसकी, सब्सिडरी की। शेयर कैपिटल कितना है सब्सिडरी का, 1000 का, रिटेन अर्निंग कितनी है, तो नेट एसेट्स कितने हो गए, अच्छा ये नेट एसेट्स की क्या है, वेरी गुड सर, ये है बुक वैल्यू, क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गया आपका ये वाला हिसाब किताब कि आप कह रहे हो भाई ये नेट एसेट्स की हो गई बुक वैल्यू। एग्जाम में आपने यही करना है कि भाई आपने एसेट उठा लिया, एसेट माइनस लायबिलिटी आपको करने की कोई नीड नहीं है। फिर आपको याद आएगा, सुनना, ये जो 2000 रुपये है ना, ये एसेट्स और लायबिलिटीज का नेट है, ये मैंने अभी सिखाया भी था, ये रहा अभी, तो वैसे कर लो, लंबी हो जाएगी, सीधा सीधा इक्विटी उठा लो, बात एक ही है। फिर आपको पता होगा इस इक्विटी के अंदर एसेट्स का इंपैक्ट बुक वैल्यू के हिसाब से। इसके अंदर मैं सिंपल एक काम करूं, अगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करूं किसकी, कितने से, तो ये कितना हो गया, तो हम यहां पे भी ऐसे ही पहुंचे थे। तो मैं कह रहा हूं सिंपल, इतनी लंबी नहीं करना, इक्विटी उठाना और देखना उस इक्विटी में एसेट की बुक वैल्यू है, उसको किस पे होना चाहिए, फेयर वैल्यू पे। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करना, ऑटोमेटिक पूरे नेट एसेट फेयर वैल्यू पे आ जाएंगे, एग्रीड है। और फिर निकाल लेना गुडविल। अच्छा, गुडविल कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट उठाएंगे, कितने की है, और फेयर वैल्यू ऑफ कितने, 2000 रुपए की गुडविल आ गई। बस एग्जाम में ये करना जी। वो तो सही है, लेकिन डायरेक्ट हम इस मेथड से करोगे तब हमें कैसे पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपए की है, वो तो पहले तो हमने पूरा लगा दी होगी, मतलब अच्छा दी हुई होगी, ये दी हुई होगी तो बोल रहा हूँ ना, ये तो मैं अगर तुम्हें सिखाता नहीं तो किसी का बाप नहीं समझा सकता था कि ये हटा के ला क्या रहा हूँ। गेम तो ये सिखाई है मैंने। तो मैं अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट दिखे ना कि रिकॉर्ड हुई है तो उसके पीछे ये मैकेनिज्म हो चुका है, और वो अक्कासी किसकी कर रही है, सब्सिडी के एसेट्स और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स की भी और गुडविल की भी। तो आप उसको हटा के असल चीजें ले आओ, कहानी खत्म। क्लैरिटी है। पहले बता दो ऑनेस्टी के साथ, गेम समझ आई कंसोल की कि होता क्या है। तो इसके साथ ही आपको मैं एक सवाल चिपका के दे रहा हूं, प्लीज खुदा के वास्ते इसको करके आना, और इसके अलावा भी एक सवाल आएगा वो भी करके आना, सही है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़। ग्रुप में ऐड नहीं हुए, जानी अभी करा देते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।